जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी लोग बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ते हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में कुल मिलाकर के 42 चैप्टर पढ़ने हैं, 42 चैप्टर पढ़ने हैं। और सोशल साइंस का के अंदर में हम लोगों ने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, बस एक दो बच गए हैं थे, तो उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद एक चैप्टर और आपका बच जाएगा मैप वाला, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बिहार डीएलएड का एग्जाम जो है ना वो 27 फरवरी को होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आपका बिहार डीएलएड का हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही लिखा हुआ है कि भाई जल्द ही बिहार डीएलएड के एग्जाम की डेट जो है ना वो घोषित होगी, नई डेट घोषित होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप मान के चलो कि 14-15 फरवरी के बाद जो है एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, 14-15 मार्च के बाद तो हो सकता है कि आपका 20 मार्च से एग्जाम हो जाए, 20 मार्च से। ठीक है, और एग्जाम कब होगी इस बारे में 2-3 दिनों में ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप सभी लोग तैयारी को तेज कर दीजिए, रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। ठीक है, नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिनों में आ जाएगा कि कब एग्जामिनेशन होनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में आप बचपन से बहुत सारा चीज पढ़े हो, आज उसी को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को और पढ़ेंगे, और उसमें 20 प्रश्न भी लास्ट में हम लोग लगाएंगे। देखिए, लोकतंत्र का वैश्विक प्रसार, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में तो आप जानते हो, लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था। इसमें बेसिकली लोग वोट करते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो चुन करके यहां पर आते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोग जब चाहें, है ना, जनता जब चाहे तो उनको वापस भी बुला सकती है, यानी उसके जगह पर दूसरे लोगों को भी वहां पर भेज सकती है। तो लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास को अगर देखें तो लोकतंत्र की अवधारणा बहुत पुरानी है और यह समय के साथ जो है विकसित होती रही है। प्राचीन लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की पहली झलक जो है वो प्राचीन ग्रीस यानी एथेंस में देखने को मिलता है, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। जनता एक जगह इकट्ठा होती थी और जनता ही डायरेक्ट क्या करती थी, कोई फैसला ले लेती थी, उसके लिए वोटिंग हो जाता था। तो लोकतंत्र अगर देखेंगे तो प्राचीन काल से लोकतंत्र जो है इस धरती पर है। प्राचीन काल में एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहां पर जनता जमा होकर के खुद ही निर्णय लिया करती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें सभी वयस्क पुरुष नागरिकों को कानून बनाने में सीधा भाग लेने का अधिकार था, यानी एथेंस के अंदर में जब भी कानून बनते थे, जो वयस्क नागरिक हुआ करते थे, जो कहते हैं कि जो बालिक नागरिक थे, वयस्क थे, है ना, एक सर्टेन एज वाले लोगों को, है ना, यहां पर बुलाया जाता था और उनसे सलाह लिया जाता था। जब भी कानून बनते थे वहां पर वोटिंग करते थे ये। ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो आधुनिक जो आज का लोकतंत्र है इसका उदय कैसे हुआ, तो 17वीं-18वीं शताब्दी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सन 1776 में, और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था। इसके बाद लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा जो है वो विकसित हुई। जो आज का लोकतंत्र है वो इस धरती पर आया। ब्रिटेन ने संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया। जब ब्रिटेन जो है अपने यहां पर संविधान में संशोधन किया तो उन्होंने संविधान का राज यहां पर दिया कि संविधान ही सब कुछ होगा। राजतंत्र था, राजा अभी भी ब्रिटेन में था, है ना, राजा अभी भी था, लेकिन राजा कैसे काम करेगा इसके लिए भी एक संविधान बना और राजा को भी संविधान मानना पड़ा, है ना, जिसमें संसद को सत्ता का प्रमुख अंग बनाया गया। यानी अब जो संसद चलेगा वो कैसे चलेगा, तो याद रखिएगा, जो सत्ता चलेगी, सत्ता जो है कौन चलाएगा, संसद चलाएगा। और संसद में कौन लोग बैठे थे, जिसको जनता चुन करके भेजी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने भी क्या किया, धीरे धीरे अपने यहां पर जो राजतंत्र था उसको कमजोर किया और संविधान का बोलबाला को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का वैश्विक विस्तार अगर देखें तो 20वीं शताब्दी के बाद लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 के बीच, इसके बाद कई एशियाई और अफ्रीकाई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहां पर ब्रिटेन जो है वो कमजोर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत सारे अटैक किए, तो ब्रिटेन अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को आजाद कर दिया। ब्रिटेन का जहां जहां पर कब्जा था, है ना, जो इंग्लैंड का जहां जहां पर कब्जा था, तो इंग्लैंड ने उन सारे देशों को रिहा कर दिया, छोड़ दिया, आजाद कर दिया। ठीक है, तो जिन जिन देशों को आजाद किया वहां पर लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वो आ गई। लोग जब आजाद हुए तो उन्होंने
जो अंग्रेजों से जद्दोजहद की थी, जो तकलीफें सही थी, इसके बाद लोग एकजुट होकर के अंग्रेज को हराए थे। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों जब छोड़ के गए तो लोगों ने कहा कि भैया बहुत सताए हम लोग हैं, अब हम लोग अपना शासन स्थापित करेंगे। तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र तो नंबर 1 पर था ही। जैसे ही देश आजाद हुए, नई शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो सारे देशों ने, जो देश आजाद हुआ इस समय पीरियड में, इस टाइम पीरियड में, उन्होंने लोकतंत्र का ही रास्ता को अपनाया। तो इससे लोकतंत्र का प्रसार हुआ। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता के बाद संसदीय लोकतंत्र को चुना। हमारे देश में भी यही हुआ। हम अंग्रेजों से सताए हुए थे, जनता पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, है ना। गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ मिलकर के। उसके बाद आजाद हुए। जब आजाद हुए तो पहले ही मन बना लिए थे कि अब ऐसी शासन व्यवस्था लाएंगे जिसमें लोगों की बात सुनी जाए। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में हो वही सब कुछ करे, अंग्रेजों जैसा ना करे। ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा लोकतंत्र अपने देश में हम लोग लेकर के आए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, है ना, जब 1991 में जो रशिया थी, जो जहां पर 13 देश मिलकर के सोवियत संघ रूस बनाए थे, यहां पर 1991 में ये देश टूट गए, सब अलग हो गए, है ना। तो इसके बाद रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस में भी क्या हुआ, लोकतंत्र आया। और रूस ने जिन जिन देशों को अपने अंडर अपना पार्टनर बना के रखा था, जब वो आजाद हुए, वो बेसिकली कहां के देश थे, पूर्वी यूरोप के देश थे। तो पूर्वी यूरोप के ये देश जैसे ही सोवियत संघ से अलग हुए, एक स्वतंत्र देश के रूप में आए, तो वहां पर भी उन देशों ने लोकतंत्र का ही रास्ता चुना। इससे लोकतंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, फलता फूलता चला गया। ठीक है, चलिए बिहार डीएलएड के लिए सरस्वती बैच 3 है, इसमें नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ शामिल है। डिस्काउंट चल रहा है, 349 में आ जाएगा आपको। लोकतंत्र का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, अगर अभी का लोकतंत्र देखें तो सन 1900 ईस्वी में, है ना, केवल कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर क्या था, लोकतंत्र था। लेकिन 50 सालों के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि लगभग 30 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुका था सन 1950 आते आते तक, उनमें से एक भारत भी था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वीडियो में? सबका वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, चलो, सही चल रहा है वीडियो। क्या क्लास सही चल रही है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो 1950 तक दुनिया के लगभग 30 देश लोकतंत्र का रास्ता अपना चुके थे, और 1975 तक पूरी दुनिया का 40% देश जो है वो लोकतंत्र प्रणाली को चुन चुके थे। और 2020 आते आते तक ये आंकड़ा, जहां 1900 में केवल कुछ ही देशों में लोकतंत्र हुआ करता था, गिने चुने 5-7 देशों में लोकतंत्र था, 1950 आते तक 30 देश लोकतंत्र का रास्ता चुन लिए। और 2020 आते आते तक ये आंकड़ा 100 से भी अधिक हो गया, यानी 100 से अधिक देशों ने लोकतंत्र का ही रास्ता चुना। तो लोकतंत्र वाली प्रणाली जो है, लोगों को, जो जनता थी, अलग अलग देश थे, उनको अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ये धीरे धीरे लोकतंत्र का दायरा बढ़ता गया, अलग अलग देशों में लोकतंत्र फलता फूलता चला गया। लोकतंत्र के विभिन्न रूप को अगर देखें तो लोकतंत्र कितने तरह के हैं, तो देखो मेनली यहां पर 2 तरह के। एक है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें जनता ही सारी निर्णय लेती है, और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक में क्या होता है कि जनता के पास उतना टाइम नहीं है भैया, ये बार बार जाके वहां जाएगा और वोटिंग करेगा हर बात पे, और जनता उतनी जागरूक भी नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है देश की, तब भी पॉसिबल नहीं है कि करोड़ों लोग, है ना, अगर भारत की बात करें तो 130 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर में। 150 में से हम मानते हैं कि भाई 70 करोड़ कम से कम तो ऐसे लोग होंगे जो मतदाता होंगे। ठीक है, 70 करोड़ मतदाता है, यानी 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 80 साल से ऊपर है ना। और उसमें जो बहुत बुजुर्ग है उसको भी आप माइनस कर दीजिए, कि जो वोट तो कर सकते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, जिनका 90 साल से ज्यादा है भैया, 85 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों को भी माइनस कर दीजिए। तो जो पार्टिकुलर एज ग्रुप है जो निर्णय ले पाएगा, 18 से 65 वर्ष की उम्र में अगर देखेंगे तो पूरे भारत में कम से कम 60 से 70 करोड़ लोग तो होंगे। ठीक है, 130 करोड़ में यहां पर
18 से 65 वर्ष की उम्र में बच्चे को छोड़ दें और बुजुर्ग को छोड़ दें तो कम से कम 60 करोड़ से 70 करोड़ लोग होंगे। क्या 60 से 70 करोड़ लोग एक जगह जमा होकर के कोई निर्णय ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे देशों में जहां पर आबादी बहुत बड़ी होती है ना, वहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है। जैसे भारत के अंदर में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यहां जनता हर चीज का फैसला जनता खुद ही लेती है, बोलती है रुको 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 हम आ रहे हैं, अभी रुको हम आ रहे हैं, ठीक है। एक डेट घोषित किया जाता है और कहीं बड़ा सा जगह खाली देख करके वहीं पर सारी जनता को कहा जाता है कि आप आइए वोटिंग कीजिए, रेफरेंडम कीजिए। तो देश की लगभग सभी जनता जो है वो वोट करती है। कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, कोई भी फैसला होता है, उसके लिए रेफरेंडम होता है। यूरोप के देशों में रेफरेंडम का सिस्टम है। बड़ा फैसला लेना है, देश को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैसला लें कि नहीं लें, तो पूरे देश में उथल पुथल का माहौल है, तो बोलता है एक बार रेफरेंडम करा देंगे। यानी पूरे जनता वोट करेगी ई बात के लिए कि हां होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो जनता वहां वोट करती है। अगर जनता जीत जाती है, मतलब आधे से जनता ने कहा कि हाँ इसको चुनना चाहिए, तब देश की जो सरकार है उस चीज को वो उस फैसले पे आ जाती है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे जगह होती है जहां पर जनता छोटी होती है, जनता कम होती है। यहां पर क्या है भैया, आपका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कम होता है। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर में देखेंगे, यहां की जनसंख्या कम है, छोटा देश है, तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये छोटा कंट्री है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के अंदर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन सौंपती है। जनता क्या करती है भैया, चुन लेती है अपने प्रतिनिधि को, ये हमारा एमपी होगा, ये हमारा जो है विधायक होगा, है ना, ये हमारा मुखिया होगा। ऐसे लोगों को चुन करके, ये हमारा वार्ड मेंबर होगा, चुन करके कहता है जा भैया हमने तुम पे एक बार भरोसा कर दिया, 5 साल के लिए भरोसा है, जाओ अच्छे अच्छे फैसला लो और हमारे बाल बच्चे की जिंदगी जो है ना उसको बेहतर करो, तुम हमारे लिए कुछ अच्छा काम करो। तो यहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है। किसमें? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती है, जनता घरे से वोट कर देती है। सही कहा, कहती कि जा भैया हमने तुमको चुन लिया, जाओ हमारे लिए बढ़िया बढ़िया काम करो, तुम हमारा रोड बना दो, पानी बिजली का व्यवस्था कर दो, बच्चे के लिए स्कूल, है ना, जब हम बीमार पड़े तो अच्छा अस्पताल हो, एक अच्छा वातावरण हो, है ना, जिसमें कि पॉल्यूशन कम हो, है ना। जो किसान होगा वो कहेगा कि हमारे लिए बढ़िया जो है कि खाद बीज का इस्तेमाल करो, कम लागत हो खेती में, पानी मिले खेतों में 24 घंटे और सालों भर पानी की व्यवस्था खेतों में हो ताकि हम सिंचाई कर सकें। जब फसल उत्पादित कर लें तो एक अच्छा बाजार हो जिसमें उचित मूल्य में हम चीजों को जाकर के बेच सकें। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें हैं। जो कमाने वाले लोग होंगे वो कहेंगे भैया इतना इनकम टैक्स नहीं लगा देना कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तुमको टैक्स से भरे हम, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पता चला, ठीक है। जो उद्योग धंधा चलाने वाला वो होगा वो कहेगा कि भैया माफियागिरी कम होना चाहिए, हमारे उद्योग धंधा पर वसूली कम होना चाहिए, ठीक है। और जो चीजों की व्यवस्था है, बिजली पानी उद्योग के लिए, वो सारी चीजें मुहैया हो, है ना। बैंकों में पैसे अवेलेबल हो ताकि हमको फाइनेंस मिल सके, हम अपनी बिजनेस को चला सके। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है, और अपनी इच्छाओं को लेकर के सरकार से वो वार्तालाप करते हैं, और मतलब जो लोग प्रतिनिधि खड़ा होते हैं उनसे वो वार्तालाप करते हैं, और प्रतिनिधि बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करती है, और जिनको अपने जिस कैंडिडेट पर विश्वास होता है वो उसको वोट करता है। तो यहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन सौंपती है। संसदीय लोकतंत्र में देखेंगे अगर, तो यहां पर जो बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ये दो तरह की होती है। एक होता है कि संसदीय लोकतंत्र, जैसे कि भारत और ब्रिटेन के अंदर में है, यानी यहां संसद ही सब कुछ होगा, और संसद का जो ये होगा, जो लीडर होगा, जो हाउस का लीडर होगा, वही देश का प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों पर कंट्रोल होगा किसका? संसद भवन का कंट्रोल होगा, संसद का, लोकसभा का कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ देशों में लोकतंत्र तो है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आते हैं, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति प्रणाली है, यानी राष्ट्रपति ही सब कुछ होगा। तो ये अमेरिका के अंदर में है, और रूस के अंदर में जो है आपको राष्ट्रपति प्रणाली देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 167 देशों को लोकतांत्रिक देश माना गया है, यानी देखो आंकड़ा 2020 में 100 था, 100 से अधिक था, लेकिन ये बढ़ करके एग्जैक्ट डाटा देखोगे अभी हाल के सालों में देखेंगे
23, 24, 25 में अगर आप देखते हो 2025 तक, तो 167 से भी अधिक देश जो है वो लोकतंत्र को अपना चुके हैं। लेकिन सभी लोकतंत्र एक जैसा नहीं है, कहीं पर लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, कहीं पर लोकतंत्र की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। और लोकतंत्र में भी अलग अलग शासन व्यवस्था है, ठीक है। अल्टीमेट ये है लोकतंत्र कहने का मतलब कि जनता जो है ना वो वोट कर रही है। 167 देशों ने तो लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन कितने देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है? अगर भारत की ही बात करें तो किताबों में है, कागजों में है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होकर के चुनाव करवाती है, और जो सत्ता में बैठी सरकार होती है वो कितना निष्पक्ष चुनाव होने देती है। और चुनाव आयोग का खुद जो चुनाव है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो सीईसी है, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, और अदर जो इलेक्शनर कमिश्नर है, इसका जो चुनाव होता है, इसकी जो प्रणाली है वो कितना ज्यादा सटीक है, यह भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। जिस तरह से न्यूज़पेपर में सरकार ऐड डालती है, खास तरह के न्यूज को, है ना, ऐड देती है, और वो न्यूज़पेपर सिर्फ सरकार की बड़ाई करती है। ये भारत नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है, ये सब भी बातें देखने वाली बात है, ठीक है। तो लोकतंत्र 167 देशों में है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आपको ये धूमिल धूमिल दिखेगा। कहने को कागज में है, लगभग सारे देशों में मिल जाएगा, लेकिन आपको धूमिल धूमिल दिखेगा, 100% आपको परफेक्ट कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कौन चुन सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूरे भारत में चुनाव कराती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इसको चुनता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर का एक पार्टनर होगा, दोस्त होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि हम इसी को टीम में लेंगे, ठीक है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब सोच सकते हो प्राइम मिनिस्टर के जो बाद होगा वही ना होगा। प्राइम मिनिस्टर को भी इतना पावर है कि वो अपना पिठिया को छोड़ के दूसरे को ले ले। पता चला ये नाराज हो जाएगा जो इसका सेकंड नंबर के पोजीशन पर है, ठीक है। पता चला ये नाराज हो जाएगा, अगली बार प्रधानमंत्री बचेंगे या नहीं बचेंगे, उसकी कुर्सी पर कोई और होगा, ये सोचने वाली बात होगी। तो हमेशा प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री जिसको चुनेगा, प्लस एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अभी राहुल गांधी है, ठीक है। जिसको भी लोकसभा में दूसरी पार्टी को 10% से ज्यादा जिसके पास सांसद होता है वो एलओपी बनता है, ठीक है। तो यहां पर एलओपी बेसिकली प्रधानमंत्री का छाया होता है। प्रधानमंत्री शैडो कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड में चलता है, जैसे प्रधानमंत्री हुआ वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ, ठीक है। ये विपक्ष का नेता हुआ एलओपी, और ये पक्ष का नेता, ये पूरा सदन का नेता हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं। ये चीज आप जब कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे हमसे, तब वहां पर पॉलिटी के अंदर में बाकी चीजें आपको पढ़ाएंगे। लोकतंत्र की गुणवत्ता और उसकी सीमाएं देख लेते हैं। अलग अलग देशों में यही गुणवत्ता पर ही बात कर रहे थे हम लोग कि लोकतंत्र की गुणवत्ता किस देश में कैसी है। लोकतंत्र के लक्षण: निष्पक्ष और नियमित चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र का लक्षण है। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का क्या है, अधिकार होता है। रूल ऑफ लॉ, सभी नागरिकों के लिए, है ना, समान कानून लागू होता है। तो ये देखिए लोकतंत्र के लक्षण है। अगर ये चीज कहीं दिख जाए तो समझिए वहां पर लोकतंत्र है। यानी जो शासन चलाने वाले लोग होंगे उसको कौन चुनेगा? उसको जनता चुनेगा। दूसरी बात कि कानून का राज होगा, ठीक है, सभी के लिए समान कानून जो है वो लागू होगा। नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार, जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। कई तरह की जो स्वतंत्रता है वो जनता को यहां पर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां पर एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, एक ऐसी सरकार जिस पर जवाबदेही होती है। सरकार अपने मन से ना कुछ भी कर ले, ठीक है। तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है लोकतंत्र के अंदर में। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो आजाद होंगी, तभी पता चलेगा कि भैया देश में लोकतंत्र है, वरना जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही देश में होगा। तो इसीलिए दूसरी संस्थाएं जैसे कि न्यायपालिका का जिंदा और स्वस्थ होना जरूरी है। ये न्यायपालिका दूसरे जो सरकार के अंग है ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उससे डर के काम ना करे। जितनी मीडिया है, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, चौथा स्तंभ है, समझ रहे हैं ना। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। तो ये चौथा स्तंभ का जिंदा और स्वस्थ रहना जरूरी है, और ये किसी से डर के काम ना करे। चुनाव आयोग का
चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र होकर के काम करना जरूरी है, तभी तो जानेंगे कि देश के अंदर में लोकतंत्र है। तो न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग, ये तीनों अगर स्वतंत्र है, बहुत ताकतवर है किसी देश के अंदर में, तो वहां पर लोकतंत्र लंबे समय तक टिका रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाएं भी है, तो अच्छी अच्छी बात हम कर लिए, लेकिन लोकतंत्र बहुत जगह जाकर के पंगु भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा काम कर रहा। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुए। आज हमें 75 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया, 75 3 78 वर्ष हो गया। ठीक है, तो आप समझिए कि हमें आजाद हुए लगभग 78 वर्ष हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे यहां पर देखिए कितनी गरीबी और अमीरी में फर्क कितना है। गरीबी और अमीरी कितनी है? गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। करोड़पति जो है वो अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है। और इससे भी दुख नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है कि कुछ लोग अरबपति से खरबपति हो रहे हैं। भगवान करे कि सब आगे बढ़े, लेकिन जो देश का रिसोर्स है वो देखेंगे कि जो 80% रिसोर्स है देश का, कोई भी इंसान रिसोर्स से ही तो आगे बढ़ेगा। देश का 80% रिसोर्स जो है वो मात्र जो है 10% लोगों के पास है, 10% से भी कम। ये तो 10% मैंने ज्यादा बोल दिया। 90% लोग मात्र 15-20% रिसोर्स पर जिंदा है। अब बताओ, आपके पास रिसोर्स होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो देश की जो बड़ी रिसोर्स है ना, जहां पर बिजनेस हो सकता है, वहां पर इन खरबपतियों का ही कब्जा है। ठीक है, इन्हीं का रूल चल रहा है। तो आर्थिक असमानता स्वाभाविक बात है। जब सब सारे माइंस इनके पास होंगे, सारे कोयले के, लोहे के और क्या कहते तेल का भंडार सब कुछ यही करेंगे, है ना, सारे ट्रेनें जब यही चलाएंगे, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो भी तो यही ले जाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक असमानता, लोकतंत्र में भी धनवान लोग अधिक प्रभावशाली होते हैं, और जो धनवान होता है उसी का बोलबाला होता है। उसके लिए देखो कि कितनी चीजें आसान हो जाती है। चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार, ये लोकतंत्र की सीमाएं हैं। लोकतंत्र में अक्सर जो है धांधली देखा जाता है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखा जाता है। कई देशों में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष ही नहीं होता है, प्रभावित रहता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की समस्या, यह भी लोकतंत्र की सीमा है। कई लोकतांत्रिक देशों में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। होता क्या है लोकतंत्र में, यह जनता का रूल है। तो अब जहां पर मेजोरिटी रहेगी, मान लेते हैं एक देश, ऐसे देश की कल्पना करें जहां पर 80% लोगों की आबादी जो है ना धर्म ए से बिलोंग करता है, और जहां पर 20% आबादी जो है धर्म बी से बिलोंग करता है। तो एक सरकार है, वहां पर एक पार्टी है, वो ये कोशिश करेगी कि भैया ये जो 80% लोग हैं ना, हम इसी की राजनीति करें। ठीक है, ये 80% लोगों को की भलाई की बात करें और इनके इतिहास को गौरवान्वित करें, इनको सपोर्ट करें, और ये 20% लोग जो है ना इसके हम खिलाफ हो जाएं। जैसे ही सरकार खुद कोई पार्टी 20% लोगों के खिलाफ होगी, तो एक पुरानी राष्ट्रवाद वाली ये है कि भैया जिसका भी कॉमन हिस्ट्री होता है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन चीजें होती है, वो एकजुट होते हैं आपस में। तब जब इनके बारे में कहेंगे और इनको डराएंगे कि भैया तुमको बी धर्म वाले से बहुत ज्यादा दिक्कत है, और बी धर्म वाले तुम्हारा फ्यूचर खत्म कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, है ना, ये अगर आगे बढ़े, तो फिर क्या होगा, यहां पर जो 80% लोग हैं इसमें एकजुटता आएगी और कहेगा कि भैया ये जो पार्टी एक्स है, ये पार्टी ना हमारी बहुत भलाई की बात कर रहा है। तो इसी में से अगर 50% लोग भी एकजुट हो गए तो इसको भरमार वोट पड़ेगा, और ये बार बार क्या होगी, सत्ता में चुन करके आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यक, इससे क्या होता है, फिर ये 20% जो अल्पसंख्यक थे, इसकी बात तो कोई नहीं सुना। यही कारण है कि क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर में देखोगे तो जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। ठीक है, वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। हालांकि संविधान में लिख दी गई है बातें, बहुत अच्छा अधिकार दिया गया है किसी भी देश के अंदर में, लेकिन सुरक्षित वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नीतिगत अस्थिरता, ठीक है, यह भी डेमोक्रेसी के अंदर में आता है भैया। नीतिगत अस्थिरता, बार बार सरकार बदलने से नीतिगत निरंतरता में बाधा जो है आती है। ठीक है, सरकार बदलने से लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। आगे आते हैं, समकालीन विश्व में लोकतंत्र की चुनौतियां। जो
अभी के समय है, इस समय में जो लोकतंत्र को क्या क्या चुनौतियां, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो सबसे पहला है भैया ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी अधिनायकवाद का पुनर्स्थान, ठीक है, पुनरुत्थान। रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे देशों में सत्तावादी शासन जो है वो बढ़ रहा है। कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चुनावी धांधली और अनियमितताएं, ये भी लोकतंत्र के लिए चैलेंज है, ठीक है। चुनाव में जिस तरह से धांधली हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बेलारूस में, वेनेजुएला में ये देखने को मिला है, चुनावी धांधली हो रही है और एक ही सरकार 30-30, 40-40 साल तक एक ही पार्टी जीत करके आ रही है, ठीक है, और काफी अनियमितता देखी गई है। तो ये भी लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। बेलारूस और वेनेजुएला में लोकतंत्र है, लेकिन यहां पर जिस तरह से धांधली देखी गई, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। डिजिटल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोकतंत्र के लिए। आजकल एक रूमर, एक अफवाह फैलता है और वोट जो है ना 2% से घिसक करके इधर से घिसक के उधर चली जाती है। तो जो फेक न्यूज है और डिजिटल प्रोपेगेंडा है, तो जो इनके पास पैसा है और जो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें भी बहुत सेटिंग है। एल्गोरिथम किसी कंपनी से मिल लिए, कोई कंपनी है, मान लेते हैं कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी पी है और ये सोशल मीडिया चलाती है, तो कोई पार्टी क्या करती है, इस कंपनी पी से मिल लेती है और इनको कहती है कि भैया हम ऐसी नीति लाएंगे सरकार में आने के बाद जो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पी कहता है ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और पी अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ी छेड़खानी करता है और जो पार्टी होता है, वो जो पार्टिकुलर पार्टी है, वो पार्टी का ही पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल होता है और उस पार्टी के पोस्ट को जनता को सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या होता है, इससे वो पी पार्टी जो है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है वही प्लेटफॉर्म पर जब वो अपनी कंटेंट को डालता है तो वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा वायरल नहीं होती, उतनी ज्यादा लोगों को नहीं दिखाया जाता है, जिसके कारण चुनाव का जो वो 10 दिन का पीरियड होता है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? वो 10 दिन का पीरियड, 15 दिन का पीरियड बहुत मायने रखता है। तो जिसके कारण वो उसका जो पोस्ट है, जो उनकी वीडियोस है या उनकी बात है, वो जनता तक उस कदर नहीं पहुंच पाती जिस तरह से दूसरे पार्टी का पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, जो डिजिटल मीडिया है ये भी बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि इस तरह से सांठगांठ हो गई थी, ये कंपनी ने वैसा किया, उस कंपनी ने ऐसा किया, ठीक है। तो गलत सूचनाएं, जो एक फेक न्यूज भी फैलाती है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज या विभिन्न समूह जो है वो क्या करते हैं, विभिन्न लोग कुछ फेक न्यूज भी फैलाते हैं। तो ये भी चुनाव को प्रभावित करता है। जनता को गलत न्यूज मिलती है और जनता उसी के आधार पर डिसीजन ले लिया, क्योंकि जनता को इतना टाइम नहीं कि वो उसका फैक्ट चेक करने जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। कई देशों में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए धन बल और बाहुबल का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। ये सब तो छोटी बात है, आप जानते हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन, तो कई लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक और जाति अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र मीडिया दोनों जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं जिससे हम लोग लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले चुनाव में हम लोग समय समय पर सुधार करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए, जो पद्धति की चुनाव में जिस तरह की जरूरत है ना, उसको हम लेकर के आए। तो चुनावी प्रणाली को हम लोग निष्पक्ष बना दें। कोई जो सत्ता में जो पार्टी है अक्सर वो चीजों का गलत इस्तेमाल करती है, तो वो चीज ना हो, इसके लिए कानून होना चाहिए। निष्पक्ष और पारदर्शी जो है चुनाव को बनाया जाए, हर वो कदम उठाया जाए जिससे हमारा चुनाव निष्पक्ष हो जाए, ठीक है, ठीक है। जनता की भागीदारी बढ़ाना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए जागरूक किया जाए, ठीक है। संस्थानों की स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल साक्षरता और मीडिया की स्वतंत्रता, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए मजबूत कानून बनाए जाएं, मानव अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को समान अवसर दिए जाएं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो डिजिटल साक्षरता भी लोगों का होना चाहिए, मीडिया भी स्वतंत्र होना चाहिए ताकि मीडिया सरकार की भरपूर आलोचना कर सके, और मानव अधिकारों की सुरक्षा भी होना चाहिए। जो लोग हैं, कई बार सरकार जो है ना लोगों के ऊपर दबिश करती है,
और उनको जेलों में बंद करके रखती है, तो जो लोग हैं वो खुल करके अपनी बात को रख सके और मानव अधिकार का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं उस पे पुलिस या प्रशासन लोगों को इतना भी ना टॉर्चर करे, मारे पीटे कि उनका जो अपना ह्यूमन राइट्स है वो खत्म हो जाए, जो इंसान का अपना भी एक अधिकार होता है वो बचा रहे। तो ये चीज भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो मानव अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के समान अवसर दिए जाएं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का भविष्य, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या लगता है लोकतंत्र का क्या भविष्य है? अगर इसको देखें तो तकनीकी विकास और लोकतंत्र, ठीक है, डिजिटल वोटिंग और ई गवर्नेंस लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी बना सकता है। क्या क्या चीज सर जी? डिजिटल वोटिंग और ई गवर्नेंस सिस्टम, ये लोकतंत्र को और पारदर्शी बनाएगा। वैश्विक लोकतांत्रिक सहयोग, यानी पूरे दुनिया के देश जो भी लोग, जहां पर भी लोकतांत्रिक चीजें हैं वहां पर ये लोग मिलकर के अपना एक संगठन बनाए, ठीक है, और एक दूसरे को सहयोग करे और एक दूसरे देशों में, अगर लोकतांत्रिक देशों में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसका अच्छे से आवाज उठाए ताकि उस सरकार पर दबाव बने और अपने यहां वो सिस्टम को सही करे। युवा पीढ़ी की भागीदारी, नई पीढ़ियों को लोकतंत्र के मूल्यों और अधिकारों के बारे में जो है क्या करना चाहिए, यहां पर शिक्षित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सशक्त मीडिया और सामाजिक जागरूकता, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मीडिया जो है वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, है ना, और लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अब क्या निष्कर्ष निकला पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद? तो लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति क्या है? पूरी तरह से मिश्रित है। कुछ देश इसे मजबूत कर रहे हैं जबकि कुछ अधिनायकवाद बढ़ रहा है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र संस्थान होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मानव अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए और जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में लोकतंत्र के सामने डिजिटल प्रोपेगेंडा है, अधिनायकवाद है और चुनावी अनियमितताएं हैं, है ना, चुनाव में जो अनियमितताएं गड़बड़ी होती है वो भी लोकतंत्र के सामने है। ये सारी चुनौतियां लोकतंत्र के सामने हैं, लेकिन सही रणनीति से हम लोकतंत्र को क्या कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब यहां से हम लोग टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में होगा आपका 20 क्वेश्चन। टेस्ट में क्या होगा, 20 क्वेश्चन यहां पर टेस्ट में होगा। ठीक है, चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और टाइम होगा यहां पर 15 मिनट का। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो कहेंगे लोकतंत्र सेना द्वारा चलाया गया शासन है। नहीं सर जी। केवल राजतंत्रीय शासन है। नहीं सर जी। शाही शासन है। ना सर जी। जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या है, लोकतंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 का ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन लोकतंत्र का उद्भव जो है वो किस देश में देखने को मिलता है? तो मैंने कहा था कि ग्रीस के अंदर में, एथेंस में, ग्रीस में लोकतंत्र देखा गया है प्राचीन काल में। प्राचीन काल से ही एथेंस में चल रहा था। तो ये सब जो है ना थोड़ा आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्राचीन काल की बात करेंगे तो आपको ग्रीस में देखने को मिला है। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक लोकतंत्र के विकास में किस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आधुनिक लोकतंत्र में देखेंगे तो किस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र में मुख्य कार्यकारी कौन होता है? संसदीय लोकतंत्र में देखेंगे तो मुख्य कार्यकारी कौन होता है? तो संसदीय लोकतंत्र में मुख्य कार्यकारी जो है वो आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल सिद्धांत का क्या अर्थ है? 5वां नंबर क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल यानी एक वैल्यू होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इस सिद्धांत का क्या अर्थ है? यानी हर वोट का मूल्य समान हो, समान मूल्य हो, वोट का विभाजन हो, बहुमत की सत्ता हो, वोट गिनती में त्रुटि। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसका इस नारे का मतलब है कि हर व्यक्ति का वोट का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था का होना बहुत जरूरी है? तो चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा 6 का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी। 1950 तक लगभग कितने देशों में लोकतंत्र स्थापित था? देखिए 1950 में अगर आप देखेंगे, है ना,
1950 में अगर देखेंगे तो लोकतंत्र जो है ना लगभग 30 ही देशों में लोकतंत्र देखने को मिला था। अभी 167 से ज्यादा देशों में लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र के प्रकार में शामिल है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह भी लोकतंत्र का प्रकार है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह भी है, संसदीय लोकतंत्र यह भी लोकतंत्र का ही प्रकार है। तो ये तीनों ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा कि ये तीनों ही लोकतंत्र के प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तीसरा संसदीय लोकतंत्र, है ना। चलिए 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद लोकतंत्र का प्रमुख विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? देखो, सोवियत संघ के ज्यादा जो देश थे, जो इसके अंदर में देश शामिल थे, 13 देश शामिल थे। तो सोवियत संघ के अंदर में जो देश शामिल थे वो सारे के सारे देश जो है ना कहीं किस तरफ के थे? ईस्टर्न यूरोप के थे, पूर्वी यूरोप के थे। तो यही कारण है कि जब सोवियत संघ टूटा तो पूर्वी यूरोप के देश यहां से अलग हुए और पूर्वी देशों ने अपने यहां पर एक नया व्यवस्था जब चुनने की बात आई तो इन्होंने लोकतंत्र को ही बेस्ट माना। ठीक है, तो 9 का आंसर ए हो जाएगा। पूरे यूरोप के अंदर में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कानून का शासन का क्या अर्थ है? कि रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का ही राज होगा, रूल ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? कानून का शासन से आप क्या समझते हो, बताओ? एमडी आजाद, सरवत, रानी। चलो बहुत बढ़िया। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम बहुत जल्दी है, तो आप तैयारी जोर शोर से कीजिए। जो भी हमारी क्लासेस YouTube पर चल चुकी हैं उसको देखिए आप। सोशल साइंस की डेली जो क्लास आती है 7 PM में, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, वो सबको आप पढ़िए, ठीक है। कहते हैं कानून का राज का क्या अर्थ है? केवल सरकार के लिए कानून, सभी नागरिकों पर समान कानून होना चाहिए। यहां देखो, जब भी कोई ऑप्शन में केवल लगा रहे ना तो वो ऐसे भी गलत हो जाता है, तो 10 का आंसर ए होगा ही नहीं, ठीक है। कहते हैं कि सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होना, ये कानून का शासन का मतलब है। कानून का दुरुपयोग, तो ये भी नहीं होगा, आंसर सी नंबर नहीं होगा। शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए अलग कानून, ये भी नहीं है। कानून का राज का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर, 10 का बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक निम्नलिखित में से कौन सी है? जो आज का समकालीन मतलब एक ही समय में चलने वाली सरकार, समकालीन विश्व में, यानी अभी जो विश्व है ना, विश्व अभी जो दुनिया है, इस विश्व में अलग अलग देशों में लोकतंत्र है। तो ये सभी लोकतंत्र क्या हो गए? एक दूसरे के समकालीन हो गए। समकालीन मतलब एट द सेम टाइम, समकालीन मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी एक खास टाइम पीरियड में अलग अलग देशों में जो अभी लोकतंत्र चल रहा है, तो ये अलग अलग देश की जो लोकतंत्र है वो समकालीन लोकतंत्र कहलाएंगे। समकालीन यानी एक ही टाइम में चलने वाली लोकतंत्र। तो समकालीन विश्व में यानी वर्तमान विश्व जो है, यानी अलग अलग देश जो अभी इस विश्व में हैं, समकालीन विश्व में जो लोकतंत्र चल रहा है अलग अलग देशों में, इसके सामने प्रमुख चुनौती, सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं, बड़ा चैलेंज जो डेमोक्रेसी को है, वो आर्थिक वृद्धि से है क्या, अधिनायकवाद से है क्या, जो सरकार जो है ना वो किस तरह से सत्ता चलाती उस चीज से है, या शैक्षिक सुधार से है, या तकनीकी विकास से। तो याद रखिएगा अभी के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लोकतंत्र को, वो अधिनायकवाद है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑथोरिटेरियनिज्म जो है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है। वॉइस नहीं आ रहा है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लो अपना वॉइस, रुचि कुमारी, वॉइस तो सही है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, डिजिटल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज लोकतंत्र को किस पहलू से संबंधित चुनौती है? आर्थिक असमानता से नहीं, लोकतंत्र के इस पहलू से है। चुनावी अनियमितता से, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चुनौतियां हैं ये। बिल्कुल, प्रोपेगेंडा चलेगा, फेक न्यूज चलेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि जनता को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आपको डिसीजन लेने के लिए सही इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भैया रिश्तेदारी में कोई बीमार पड़ गया है, तो उसको हुआ क्या है उसी हिसाब से ना अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन का होना तो जरूरी है। जैसे आपको बिहार डीएलएड की एग्जाम देनी है तो आपको इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना भैया, कब है, आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम है, तभी तो आप अपनी रणनीति बना पाएंगे कि आप अपने एग्जाम सेंटर कैसे जाएंगे। तो जनता के पास जब करेक्ट इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन होगा तभी तो वो डिसाइड कर पाएगी हमको किसको वोट देना है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर
करने वाली चुनौती है, तो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज सच में लोकतंत्र को कमजोर करती है। चुनावी अनियमितता भी है और आर्थिक असमानता भी है। तो डिजिटल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज लोकतंत्र के किस पहलू से संबंधित है? कोई एक चुनना होगा तो आंसर दे देंगे इसमें सी नंबर, कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चुनौती है ये। ठीक है, तो सबसे सटीक अगर कोई एक चुनना है तो ये होगा। यहां सभी भी दिया था लेकिन सभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज चुनावी अनियमितता या फिर आर्थिक असमानता से इसको मतलब नहीं है, इसका सीधा संबंध सी से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 प्रश्नों में 13 नंबर तक आ चुके हैं। ठीक है, 20 प्रश्न है और 7 क्वेश्चन है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में जो नागरिक है वो क्यों सक्रिय रहेगा? यह सरकार को जवाबदेह बनाता है। अगर नागरिक सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, तो सरकार जवाबदेह हो जाती है, सरकार जो है अकाउंटेबल हो जाती है, सरकार से सवाल जवाब पूछे जाएंगे भाई। सत्ता को केंद्रीकृत करता है, यानी जितना पावर है सब सेंटर में जाकर के दे देता है। तो नागरिक ऐसा होने देगा क्या? अगर नागरिक जागरूक है तो क्या लगता है कि सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में देना चाहेगा कभी भी, या एक पार्टी के हाथ में सारा पावर देना चाहेगा? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। जनता जागरूक होगी तो पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, पावर का डिवीजन होगा। ठीक है, दूसरी सरकारों को भी पावर मिलेगा, लोकल लेवल पर भी पावर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो केंद्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति है वही जो फैसला लेगा वही पूरे देश में होगा। यह केवल चुनाव के समय जरूरी होता है, यह केवल चुनाव के समय जरूरी होता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय नागरिक जागरूक हो जाएगा तो हो जाएगा। जब आपने जैसे ही सरकार को चुना तो वो जो 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 वर्ष का, उसमें सरकार क्या कर रही है ना, आप यहां से लेकर के पूरे 5 साल के पीरियड में सरकार से जितना सवाल जवाब करोगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगा, उतनी सरकार आपकी काम करेगी। तो ये केवल चुनाव के समय जरूरी होता है, ये गलत है। और यहां केवल वर्ड लगा है इसलिए भी गलत हो जाएगा ये। जब भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखे तो समझिए कि वो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो सी खत्म हो गया। ये केवल तकनीकी विकास यानी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसको नागरिक की सक्रियता से, टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। और केवल लगा है तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा कि नागरिक की सक्रिय भागीदारी इसलिए जरूरी है कि यह सरकार को जिम्मेवार बना के रखती है। जनता सरकार से सवाल पूछेगी तो सरकार अच्छे से काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय लोकतंत्र को मजबूत करने का सहायक नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है ना जो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती है, उल्टा कमजोरी करती है? चुनाव में सुधार होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये बात याद रखिएगा। जनता की भागीदारी होगी तब भी लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता सवाल पूछेगा तो डेमोक्रेसी बढ़िया होगा, सरकार काम करेगी सही से। ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार अगर बढ़ेगा तो ये लोकतंत्र को गड्ढे में ले जाएगा, लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। ठीक है, संस्थाओं की सुनता, अगर संस्था आजाद है, जुडिशरी आजाद है, मीडिया आजाद है ना, अलग अलग संस्थाएं अगर आजाद है तो इससे लोकतंत्र बढ़िया होगा। तो इससे देखो लोकतंत्र बढ़िया हो रहा है, इससे लोकतंत्र बढ़िया हो रहा है, इससे लोकतंत्र बढ़िया हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार अगर बढ़ेगा तो लोकतंत्र बर्बाद होगा, लोकतंत्र इसमें डाउन हो रहा है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक नहीं है? यानी ये लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है, भ्रष्टाचार से लोकतंत्र बर्बाद होता है, तो ये लोकतंत्र कमजोर हुआ इससे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से। ठीक है, तो आंसर हमारा 14 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में लोकतंत्र के सामने जो मुख्य चुनौती है अभी के समय में, अभी के दुनिया में, जब आज हम लोग जीवित हैं, ये पढ़ रहे हैं, हमारे समय में लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? जो डिजिटल प्रोपेगेंडा चल रहा है वो, आर्थिक असमानता है, जो अमीरी और गरीबी का फर्क है वो, चुनाव में जो धांधली हो रही है वो, या फिर सारी ही चुनौतियां हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ये सारी चुनौतियां हैं। 15 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 16वां नंबर, लोकतंत्र किस बात का प्रतीक है? लोकतंत्र भैया किस बात का प्रतीक है? 16वां नंबर, तो कहेंगे लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक है। करेक्ट आंसर होगा 16 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, और बिहार बीएड की एक नई बैच हम लोग कल लॉन्च कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो भी बच्चे बिहार बीएड की आप लोग तैयारी कर रहे हो या अभी तक बिहार बीएड नहीं ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो बिहार बीएड की एक नई बैच लॉन्च कर रहे हैं, बिहार बीएड की एक नई बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसको डिस्काउंट में आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिहार बीएड की एक नई बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग मास्टर साहब बैच लिए होंगे उनको एक्सेस मिलेगा, और जो ऑलरेडी डीएलएड के बैच में हैं वो चाहते हैं डीएलएड के बैच को छोड़ करके बीएड के बैच में जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। शिफ्टिंग अब बंद हो गई है, ठीक है। क्योंकि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होने को है, पूरी बैच आपने पढ़ लिया है, तो अभी आप बैच चेंज करके दूसरी बैच में नहीं आ सकते हो, ठीक है। आपको जिन्होंने सिर्फ एक बैच लिया, मैंने तो ऑप्शन दिया था ना कि आप मास्टर साहब बैच ले लो, आपको दोनों बैच मिलेगा, जितनी बैचेस आएंगी बिहार डीएलएड और बीएड की सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, सिर्फ एक बैच लिया बिहार डीएलएड का, तो आपने पूरा डीएलएड की बैच को पढ़ लिया, तो पैसा वसूल, ठीक है। अब जो नई बैच लॉन्च होगी बिहार बीएड की, वो बहुत डिस्काउंट में हम लोग करेंगे। हर साल बीएड की बैच 1000 की आती है, इस बार जो लॉन्च होने वाली है 699 में होगी, और इसको डिस्काउंट में और कम करके मात्र 499 में, जबकि बिहार डीएलएड के बीएड के एग्ज़ाम को अभी 3 से 4 महीने हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, तो ये आखिरी बैच है, और आगे आपको पूरा लाइव बैच पढ़ने का मौका मिलेगा, पूरा, इसमें कोई रिकॉर्डेड नहीं, मतलब जो भी पढ़ाएंगे शुरू से अंत तक लाइव चलेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली 4-5 घंटे की क्लास इसमें आपको मिलेगी, यूट्यूब पर भी 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास आपको मिलेगी बीएड की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? क्लास स्टार्ट हो रही है 3 मार्च से। 3 मार्च से बिहार बीएड की जो नई बैच है, इल्म बैच 3 बिहार बीएड की जो क्लास है, लाइव क्लास, वो शुरू हो रही है। टाइम टेबल मिल जाएगा, यूट्यूब और ऐप का सेपरेट टाइम टेबल होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हनन का प्रमुख कारण क्या है? जातीय और धार्मिक भेदभाव, निष्पक्ष चुनाव। देखो निष्पक्ष चुनाव होगा तो अधिकार हनन नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। स्वतंत्र मीडिया होगा तो अधिकार का हनन नहीं होगा, बल्कि जाति और धार्मिक भेदभाव होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसका जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर होगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त मीडिया, निष्पक्ष चुनाव आयोग, सबका जो है योगदान चाहिए। आखिरी प्रश्न आज के क्लास का, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र को सफल बनाना है तो एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह से 20 प्रश्न जो है इस चैप्टर का कर लिया, और इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ लिया। बिहार डीएलएड के लिए एसपी नोट्स आ गया है, मात्र 199 रुपए में पूरा बिहार डीएलएड की जो फुल सिलेबस है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा। प्रिंट करके भी आप पढ़ सकते हो, फोन से भी पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन बूस्टर है, कम टाइम में बड़ा ये करेगा, और इंपॉर्टेंट चीजें जो बिहार डीएलएड में आ सकती है वो सारे शॉर्ट फॉर्म में वो थ्योरी दिया हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हाईलाइट कर दिए हैं, उसको जो है ना बोल्ड कर दिए हैं। जब आप फोन पे भी पढ़ोगे तो कलरफुल होगा या बोल्ड होगा, तो उससे आपको डायरेक्ट नजर वहीं जाएगा। तो कम समय में बेहतर तैयारी। आप लोग तो ऑलरेडी लिए हुए हो, जो लोग बैच लिए हैं उनको नोट्स मिल चुका है। सरस्वती डीएलएड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है ना, और अगली टेस्ट जो है वो सैटरडे को है, ठीक है। और बाकी तो पता ही है कि इल्म बैच जो है, इल्म बैच 2 में एडमिशन हम लोग बंद कर दिए हैं। अब एक नई बैच आ रही है, इल्म बैच 3, है ना। और इल्म बैच 3 की जो क्लास शुरू होगी नई बैच की क्लास शुरू होगी नई बैच की, वो आपका 3 मार्च से हो रहा है। 3 मार्च से हो रहा है क्लास शुरू। एक फिक्स टाइम टेबल बने मिलेगा और उसी के आधार पर क्लास होगी। ये लगभग 50 दिनों के अंदर में 45 दिनों में हम लोग पूरी सिलेबस को बिहार बीएड का खत्म करेंगे। तो जो बच्चा आज से ज्वाइन करेगा, सिर्फ 45 से 50 दिनों के अंदर में बिहार बीएड की पूरी तैयारी उनको हो जाएगी, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके कोई ना कोई कॉलेज पहली लिस्ट में उनको मिलेगा। और फी जो है ना, ये 699 रुपए है इसकी, लेकिन अभी डिस्काउंट में जब ये लॉन्च होगा तो लॉन्चिंग फी जो है 499 रहने वाली है। नई बैच बिहार बीएड इल्म 3 का लेना आसान है। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। हमने बीएड का पूरा क्वेश्चन भी इसमें डाल रखा है। जैसे ही आप आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पर बिहार बीएड का पूरा मिल जाएगा, और यहाँ पर पूरा सिलेबस और उस पर जितना रिसर्च वगैरह हम लोग किए हैं पिछले 4-5 वर्षों में बिहार बीएड का। शुरू में हम लोग बिहार बीएड ही चलाते, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट का ऑप्शन है। और कोई भी दिक्कत है या बैच के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन तो हमने सब कुछ बता ही दिया, फिर भी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं है तो स्कैनर मांग लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आप बस व्हाट्सअप पर जो भी चीज़ें मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय। बिहार बीएड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, आप उसको ये कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब उसको आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यूट्यूब की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए @ड्रीम सेवक टीचर से लिखेंगे तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ड्रीम सेवक टीचर्स के टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय। जाते जाते वीडियो को शेयर कीजिए।